नमस्कार। मेरा पूरा देश सुन रहा है। राष्ट्र की आवाज 140 करोड़ लोगों की एक ही आवाज। आपके साथ मैं हूं सरफराज। मैं सरफराज सैफी आपको बताना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश के किसान भाइयों का दिल्ली कूच फिलहाल कुछ दिन के लिए टल गया है। किसान भाइयों के संसद मार्च की वजह से नोएडा दिल्ली बॉर्डर पर दिन भर तनाव देखने को मिला, दिन भर भारी जाम मिला। किसानों ने यह फैसला किसान नेताओं की ग्रेटर नोएडा और यमुना प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ हुई बैठक के बाद लिया गया था। उनसे 7 दिन का वक्त मांगा गया। इसके बाद नोएडा एक्सप्रेसवे से बैरिकेड हटा दी गई, आवाजाही शुरू हुई। किसानों ने अपनी मांगों पर फैसला लेने के लिए केंद्र सरकार को 1 हफ्ते का अल्टीमेटम दिया है। इस दौरान किसान दलित प्रेरणा स्थल पर नोएडा में आंदोलन करेंगे। अगर 1 हफ्ते में किसान भाइयों की मांगे नहीं मानी गई तो किसान फिर से दिल्ली कूच करेंगे, और वो भी उत्तर प्रदेश के नहीं बल्कि कई राज्यों के किसान भाई बड़े लेवल पर तैयारी कर रहे हैं दिल्ली में घुसने की। आखिर कैसे, ये आज आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए बताने, दिखाने, समझाने की कोशिश करूंगा। उत्तर प्रदेश के किसान भाइयों का आंदोलन फिलहाल कुछ दिन के लिए टल गया है दिल्ली जाने के लिए, लेकिन कई राज्यों में किसान अब भी धरने पर बैठे हुए हैं और ये सारे किसान दिल्ली को कूच करने की तैयारी कर रहे हैं। पंजाब के किसान एमएसपी को लेकर 6 दिसंबर को सिंघू बॉर्डर से दिल्ली कूच करने का मन बना चुके हैं। किसानों का केंद्र सरकार पर आरोप है कि केंद्र सरकार, मोदी सरकार एमएसपी को लेकर उनके साथ छलावा किया है। इससे पहले किसानों ने केंद्र के 3 कृषि कानून के विरोध में करीब 1 साल तक देश की राजधानी दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पर प्रदर्शन किया था। उस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दखल दी थी, उसके बाद किसान मान गए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस वक्त क्या कुछ कहा था, वो भी राष्ट्र की आवाज के जरिए आज आपको दिखाऊंगा। इसके अलावा महाराष्ट्र की सियासत में लगातार हर दिन नए ट्विस्ट देखने को मिल रहे हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे आए हुए 1 हफ्ते से ज्यादा का वक्त हो गया, लेकिन अभी तक मुख्यमंत्री नहीं बना है, क्योंकि महाराष्ट्र में बीजेपी की अगुवाई वाली महायुति 203 सीटें जीतकर सरकार बनाने में कामयाब रही। इसके बावजूद महायुति में सीएम के नाम को लेकर सस्पेंस लगातार बरकरार है। मुंबई से लेकर दिल्ली तक बैठक पर बैठक हो रही है। आज भी अजीत पवार मुंबई से दिल्ली पहुंचे। खबर यह भी मिल रही है हमारे सूत्रों के हवाले से मुझे कि अजीत पवार आज अमित शाह से मिलेंगे। जो रोड मैप है वो रोड मैप क्लियर हो जाएगा, और हो सकता है कि अगले कुछ घंटों में महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन होगा यह आपके सामने तस्वीर साफ हो जाएगी। किस पार्टी को कौन सा मंत्रालय मिलेगा यह भी तस्वीर साफ हो जाएगी। इस पर लगातार मंथन चल रही है। आखिर कैसे, वो भी आपको समझाने की कोशिश करूंगा। मैं अपने हिंदुस्तान के कोने कोने की आवाज को दिल्ली तक पहुंचाता हूं। दिल्ली की आवाज को देश दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाता हूं। नेताओं की आवाज को मैं आम लोगों तक पहुंचाता हूं। आम लोगों की आवाज को मैं अपने देश के हुक्मरानों तक पहुंचाता हूं। आपकी आवाज से मिलती है मेरी आवाज और बन जाती है राष्ट्र की आवाज। मानसून सत्र की सरगर्मी के बीच संयुक्त किसान मोर्चा के किसान भाइयों के दिल्ली कूच के प्लान ने सियासी पारे को और ज्यादा चढ़ा दिया है।
किसान भाइयों ने ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे के अथॉरिटी से बातचीत करने के बाद दिल्ली कूच का फिलहाल प्रस्ताव टाल दिया है, लेकिन धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि किसानों ने अपनी मांगों पर फैसला लेने के लिए केंद्र सरकार को 1 हफ्ते का वक्त दिया है। इससे पहले किसानों के दिल्ली कूच की वजह से दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर किसानों के पार्लियामेंट के घेराव को देखते हुए सिक्योरिटी फोर्स ने जबरदस्त तरीके से बैरिकेड करके रखी हुई और हजारों की तादाद में किसान भाई दिन भर दिल्ली की तरफ कूच करने पर अड़े रहे। तस्वीरें देखिए आप। किसान भाई दिल्ली की तरफ आगे बढ़ते रहे, लेकिन नोएडा पुलिस किसानों को रोकती रही और एक वक्त ऐसा आया कि जब किसान भाइयों ने पुलिस बैरिकेड तोड़ दी, पुलिस का सख्त घेरा तोड़कर आगे बढ़ते गए। हालांकि थोड़ी दूर के बाद पुलिस ने फिर से किसानों को रोक लिया। किसानों के प्रदर्शन की वजह से दिल्ली नोएडा में जबरदस्त तरीके से जाम देखने को मिला। लंबी लंबी कतारें गाड़ियों की रही, 2 घंटों जाम में फंसे रहे। हालात बहुत ज्यादा खराब हो गए थे क्योंकि लंबी जाम लग गई थी, लोगों को परेशानी हो रही थी। जो लोग जरूरत काम से इधर उधर जा रहे थे वो भी फंस गए और इस जाम में कई एम्बुलेंस भी फंसी नजर आई। लेकिन पुलिस की सूझबूझ की वजह से, किसान भाइयों की मदद की वजह से एम्बुलेंस को निकाला गया और जाम को देखते हुए पुलिस को दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों पर रोड पर बैरिकेड लगाकर रूट डाइवर्ट करना पड़ा। किसान भाइयों के दिल्ली चलो मार्च से पहले दिल्ली पुलिस ने किसानों के लिए दिल्ली में न दाखिल होने के लिए बैरिकेड के अलावा तमाम तरह के इंतजाम किए थे। लेकिन दिल्ली पुलिस की तैयारियों के बारे में पूर्वी दिल्ली की जो डीसीपी हैं अपूर्वा गुप्ता, उन्होंने किस तरीके से तैयारी कर रखी थी ताकि दिल्ली में किसान ना घुसें, पहले मैं आपको उनको सुनाता हूं। हमें कुछ एडवांस इंफॉर्मेशन मिली थी कि कुछ किसान संगठन हैं जो कि जिन्होंने दिल्ली कूच का ऐलान किया है और अभी जैसा कि आप जानते हैं पार्लियामेंट सेशन इन प्लेस है, तो फ़िलहाल उन्हें नई दिल्ली में एंटर करने की परमिशन नहीं दी गई है इस प्रोटेस्ट के लिए। तो इसी के लिए हमने भी अपनी तरफ से पुख्ता इंतज़ाम किए हैं। हमारी कोशिश यही रहेगी कि किसी भी तरह से दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब ना हो, ट्रैफिक की समस्या ना आए और आम जनता को भी किसी तरह की परेशानी ना हो। इसके लिए हम लोगों ने पहले से ही नोएडा पुलिस के साथ भी एडवांस लाइजन रखा है। उनसे कंटिन्यूसली हम लोग इन्फॉर्मेशन शेयरिंग कर रहे हैं और उनके साथ अच्छा कोऑर्डिनेशन है। उसके अलावा ट्रैफिक पुलिस बोथ दिल्ली या नोएडा, इनके साथ भी हमारा मिनट टू मिनट कोऑर्डिनेशन चल रहा है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के किसान भाई बार बार प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं। किसानों को नोएडा से संसद तक विरोध मार्च निकालने की दरकार क्यों पड़ रही है। संयुक्त मोर्चा के हजारों किसानों ने नए कृषि कानून के जरिए मुआवजे और अपनी 5 मांगों को लेकर संसद कूच करने का मन क्यों बनाया। नोएडा प्रशासन की बेरुखी, तीनों नोएडा अथॉरिटियों की बेरुखी, उसके बाद किसान भाइयों को मजबूर होना पड़ा आंदोलन करने के लिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है
कि इन किसान भाइयों की मांग क्या है, जिसके जरिए ये बार बार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं अथॉरिटी के सामने, नोएडा अथॉरिटी के सामने, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के सामने, यमुना एक्सप्रेसवे के सामने। ये तीनों एक्सप्रेसवे यानी तीनों अथॉरिटियां जो हैं उसको लेकर लगातार इनकी मांगों को नहीं माना जा रहा है, जिसके चलते तीनों अथॉरिटियों के खिलाफ लगातार ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। लाइए स्क्रीन पर। किसान भाइयों की मांग है कि नए भूमि अधिग्रहण कानून के मुताबिक 1 जनवरी 2014 के बाद अधिकृत भूमि का 4 गुना मुआवजा मिले। ये इनकी मांग है। गौतम बुद्ध नगर में 10 साल से सर्किट रेट भी नहीं बढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि अभी तक सर्किट रेट नहीं बढ़ा है नोएडा में, ग्रेटर नोएडा में या गौतम बुद्ध नगर की बात कर रहा हूं। इसके अलावा गौतम बुद्ध नगर में जमीन अधिग्रहण के बदले 10% विकसित भूखंड दिया जाए, यह किसान भाइयों की मांग है। और 64.7% की दर से इस इलाके में रहने वाले किसानों को मुआवजा मिले और भूमि वाले किसान और भूमिहीन किसानों के बच्चों को रोजगार पुनर्विकास हाई पावर कमेटी की सिफारिश जल्द लागू की जाए। ये तमाम मांगे हैं। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि किसान अपनी मांगों को लेकर गौतम बुद्ध नगर प्रशासन को कई बार ज्ञापन दे चुके हैं। जैसे मैंने जिक्र कहा कि नोएडा अथॉरिटी, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण, यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण की अनदेखी की वजह से किसानों में नाराजगी इस वक्त 7वें आसमान पर बनी हुई है। गुस्सा है, चूंकि लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं मगर इनकी सुनने वाला कोई नहीं है। किसानों ने अपनी मांगों को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं, मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको सुनवाना चाहता हूं। 25 तारीख से तीनों प्राधिकरणों पर लेकर के किसान लगातार धरने पर बैठे रहे हैं। लगातार बीच बीच में वार्ता भी रही हैं, लेकिन सकारात्मक वार्ता न होने के कारण आज मजबूर होकर दिल्ली की तरफ किसान कूच कर रहा है। मुख्य मांगे हैं कि जो 2013 में नया भूमि अधिग्रहण बिल इन्होंने तैयार किया था, हमारी मुख्य मांग ये है कि उस नए भूमि अधिग्रहण को लागू किया जाए और सर्किल रेट का 4 गुना जो उन्होंने निर्धारित किया है उस मानक को लागू किया जाए प्राधिकरण के अंदर। और 64.60% का जो मुआवजा है, अतिरिक्त 10% का आवास, वो सब चीज़ जो किसानों को दी जाए, ताकि आने वाले समय में जो किसान लूट चुका है उसे कुछ सहारा मिल सके। इन्हीं मुख्य मांगों को लेके निरंतर नोएडा का किसान प्रयासरत है, धरने पर है और किसान इस समय बहुत दयनीय हालत में है। सरकार की गलत पॉलिसियों के कारण निरंतर किसान सड़कों पर उतरा हुआ है और आज ये मन में ठान के किसान निकला है कि आज आर पार की लड़ाई होगी। प्राधिकरण से कल वार्ता हुई, सफल वार्ता न होने के कारण ये निर्णय लिया है कि सड़कों पर किसान होगा और किसान दिल्ली जाएगा। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं, गौतम बुद्ध नगर पुलिस की, नोएडा पुलिस की किसानों को दिल्ली में न दाखिल होने के लिए तमाम तरह के इंतजाम किए, जगह जगह बैरिकेड किए हुए थे, बड़ी तादाद में पुलिस फोर्स को लगाया गया था। नोएडा पुलिस ने 3 स्तर पर सिक्योरिटी के प्लान भी तैयार किए हुए थे। इसके अलावा बड़ी तादाद में एक्स्ट्रा पुलिस फोर्स को भी रखा गया था। लेकिन किसान भाइयों के दिल्ली कूच को रोकने के लिए तकरीबन 5000 से ज्यादा पुलिस कर्मियों को, जवानों को तैनात किया गया था। इसके अलावा 1000 से ज्यादा पीएसी के जवान भी तैनात थे और भी दूसरी फोर्सेस को तैनात किया गया था। लेकिन पुलिस प्रशासन किसान भाइयों को रोकने में कामयाब रहा। किसान भाइयों को समझाने में नोएडा पुलिस प्रशासन कामयाब रहा, जिसके चलते उत्तर प्रदेश के किसान, तकरीबन 20 जिलों के किसान दिल्ली में कूच नहीं कर पाए, दिल्ली में नहीं घुस पाए।
और ये नोएडा पुलिस की, गौतम बुद्ध नगर पुलिस की सूझबूझ का नतीजा है कि आपस में मिलकर एक दूसरे से बातचीत करके फिलहाल टाल दिया गया है। नोएडा पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी, सीनियर आईपीएस क्या कुछ कह रहे हैं, मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको सुनवाना चाहता हूं। आपको बता दें कि दिल्ली कूच का जो आह्वान है उसके लिए किसानों के साथ हम लोग निरंतर वार्ता में हैं। कल भी 3 घंटे उनके साथ वार्ता करी गई। वार्ता के साथ साथ हम लोग ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि 3 टियर सिक्योरिटी प्लान हम लोगों ने तैयार किया है, जिसके तहत लगभग 5000 पुलिस के कर्मचारी अधिकारी इस वक्त विभिन्न रास्तों पर बैरियर लगा के चेकिंग फ्रिस्किंग कर रहे हैं। किसानों के साथ भी हमारी वार्ता हो रही है। ट्रैफिक मैनेजमेंट भी हम लोग कर रहे हैं। ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी गई है ताकि सुरक्षा व्यवस्था जो ट्रैफिक मैनेजमेंट है वो बेहतर है। आपको बता दें कि लगभग 5000 के आसपास पुलिस कर्मचारी अधिकारी हम लोगों ने लगाए हैं। 1000 के आसपास पीएससी के कर्मचारी अधिकारी लगे हैं। इसके अतिरिक्त वाटर कैनन, टीजी स्क्वाड, फायर और अन्य जो आनुषंगिक हमारी शाखाएं हैं वो सुरक्षा व्यवस्था और ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए लगी हुई है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि बड़े पैमाने पर, बड़े लेवल पर किसान भाई दिल्ली में घुसने की कोशिश कर रहे थे। जैसे मैंने बताया कि बड़ी तादाद में पुलिस फोर्स भी लगी थी। लॉ एंड ऑर्डर ना बिगड़े, दिल्ली में किसान भाई ना घुसे, नोएडा पुलिस ने बड़े सूझबूझ से, बड़ी समझदारी से किसान भाइयों को, उनके ट्रैक्टरों को बीच में रोक दिया ताकि वो ना जा सके। और ये बड़ी जिम्मेदारी लॉ एंड ऑर्डर को जाती है, नोएडा पुलिस कमिश्नर को जाती है कि उन्होंने बड़े तरीके से, बड़े सलीके से किसान नेताओं को कुछ वक्त के लिए रोक लिया है। और नोएडा अथॉरिटी के, यानी तीनों जो अथॉरिटी हैं, उनके अधिकारियों से बातचीत की जा रही है ताकि किसी तरीके से इस मामले को रोका जा सके। उत्तर प्रदेश के किसानों ने 7 दिन के अल्टीमेटम के बाद अपना संसद को घेरने का प्लान फिलहाल कुछ दिन के लिए टाल दिया है। लेकिन 6 दिसंबर 2024 को पंजाब के किसान दिल्ली कूच करने का ऐलान कर चुके हैं। और आपको याद है कि पंजाब के किसान जब अड़ते हैं तो किस तरीके से अड़ते हैं। किसानों का आंदोलन दिल्ली वासियों के लिए किसी मुसीबत से कम नहीं है, क्योंकि दिल्ली वासी 1 साल तक दिल्ली के अलग अलग इलाकों को जाम होता देख चुके हैं। आपको याद होगा 2021 का, यानी अब से 3 साल पहले, जब किसान भाइयों ने दिल्ली एनसीआर के बॉर्डर को पूरी तरीके से सील कर दिया। मैंने भी लगातार उस जगह से ग्राउंड रिपोर्टिंग, एंकरिंग की थी लगातार। और उस वक्त हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सामने आए थे। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसान भाइयों को समझाया। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसान भाइयों से गुजारिश की, जिसके बाद किसान भाइयों ने अपना आंदोलन खत्म किया था। मैं हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनवाना चाहता हूं। सुनिए हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस वक्त क्या कुछ कह रहे थे। साथियों, हमारी सरकार किसानों के कल्याण के लिए, खासकर छोटे किसानों के कल्याण के लिए, देश के कृषि जगत के हित में, देश के हित में, गांव गरीब के उज्जवल भविष्य के लिए पूरी सत्यनिष्ठा से, किसानों के प्रति पूर्ण समर्पण भाव से, नेक नियत से ये कानून लेकर आई थी। लेकिन इतनी पवित्र बात, पूर्ण रूप से शुद्ध किसानों के हित की बात, हम अपने प्रयासों के बावजूद कुछ किसानों को समझा नहीं पाए। भले ही किसानों का एक वर्ग ही विरोध कर रहा था, लेकिन फिर भी यह हमारे लिए महत्वपूर्ण था। कृषि अर्थशास्त्रियों ने, वैज्ञानिकों ने, प्रगतिशील किसानों ने भी
उन्हें कृषि कानूनों के महत्व को समझाने का भरपूर प्रयास भी किया। ये समय किसी को भी दोष देने का नहीं है। आज मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। चलिए आपको एक और बड़ी खबर से रूबरू करवाता हूं, और ये जो बड़ी खबर है उस पर पूरे हिंदुस्तान की नजर थी, और इस वक्त भी पूरे हिंदुस्तान की नजर है। तस्वीरों से आप समझ रहे होंगे, मैं बात महाराष्ट्र की कर रहा हूं। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री पद को लेकर सस्पेंस अभी भी बरकरार है, और चुनाव नतीजे आए हुए 10 दिन हो गए हैं। दिल्ली से लेकर मुंबई तक महाराष्ट्र में सरकार बनाने को लेकर लगातार मंथन चल रहा है, बैठक पर बैठक हो रही है। और आज तो एनसीपी अध्यक्ष अजीत पवार दिल्ली में दाखिल हो गए, और खबर यह भी आ रही है मुझे कि दिल्ली में अजीत पवार भारतीय जनता पार्टी के आला नेताओं से मुलाकात कर सकते हैं, और इसमें खास मुलाकात होम मिनिस्टर अमित शाह के साथ हो सकती है। इस बीच देवेंद्र फडणवीस का भी दिल्ली दौरा फिलहाल टल गया है, लेकिन वो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीटिंग में जरूर जुड़ेंगे, ऐसा हमारे सूत्र बता रहे हैं। और दावा यह भी किया जा रहा है कि अमित शाह के साथ बैठक में महाराष्ट्र सरकार की गठन का जो सस्पेंस है वो खत्म हो सकता है, क्योंकि अमित शाह अब इसकी अगुवाई करने पर लगे हैं। शिवसेना अध्यक्ष और महाराष्ट्र के केयरटेकर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भी 3 दिन पहले ऐलान कर दिया था कि पीएम मोदी का निर्णय सर्वमान्य होगा, और यही बात अब अजीतदा भी कह रहे हैं। अजीतदा कह रहे हैं कि मुझे किसी पद की लालसा नहीं है, लेकिन बावजूद इसके महायुति में सीएम को लेकर अभी भी पेच फंसा हुआ है। और भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, आला कमान है, वो बड़े सूझबूझ के साथ काम कर रहा है, क्योंकि मसलन 3 दल हैं कि किस पार्टी को कौन सा मंत्रालय मिलेगा, क्योंकि हर किसी पार्टी के नेता को मलाईदार मंत्रालय भी चाहिए। महाराष्ट्र है, देश की आर्थिक राजधानी मुंबई है, माया नगरी है, सब कुछ वहां पर है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी हो या शिवसेना हो या एनसीपी हो, हर किसी को महाराष्ट्र में मलाईदार पद चाहिए, जिसके चलते आगे का काम वो कर सके। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि अब से कुछ घंटों के बाद महाराष्ट्र की तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाएगी कि महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन होगा, क्योंकि जो पेच फंसा हुआ है उस पेच को ठीक करने का काम होम मिनिस्टर अमित शाह कर रहे हैं। यानी 4 दिसंबर को भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की बैठक करेगी, और बीजेपी विधायक दल की बैठक के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी जी को पर्यवेक्षक बनाया गया। यह आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूं। और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 14 दिसंबर को मुंबई पहुंच रही हैं। मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण का वक्त और स्थान तय हो चुका है। शपथ ग्रहण मुंबई के आजाद मैदान में 5 दिसंबर को शाम 5 बजे होना है। और जो मुझे मेरे सूत्र बता रहे हैं कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस शपथ ग्रहण समारोह में मौजूद रहेंगे, बड़े बड़े नेता भी मौजूद रहेंगे। लेकिन जिस तरीके से खबरें आ रही थी कि एकनाथ शिंदे की तबीयत खराब हुई, वो अपने गांव चले गए, उन्होंने आराम करने की सलाह दी गई, उन्होंने कहा कि वो बिल्कुल पूरी तरीके से ठीक हो गए हैं, उनकी तबीयत अच्छी है, वो अपने गांव में आराम करने के लिए गए थे, क्योंकि उन्होंने 2-2.5 साल तक काम किया था, छुट्टी नहीं ली थी हमारी तरह। लेकिन एकनाथ शिंदे ने कहा कि हमारी सरकार जनता की आवाज है, मेरा समर्थन सरकार के साथ है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमित शाह जो भी कहेंगे उसे पूरा करना मेरा समर्थन है।
हमारे तीनों सदस्यीय दल एक साथ हैं, ये एकनाथ शिंदे ने कहा था। चूंकि शिंदे साहब का यह कहना, अजीत दा का कहना कि भाई जो भी फैसला आलाकमान लेगा, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेंगे, अमित शाह लेंगे, बीजेपी के बड़े नेता लेंगे, हमें वो मंजूर है। मैं आपको सुनवाना चाहता हूं कि एकनाथ शिंदे ने क्या कुछ कहा था। और मैंने पूरी तरह कहा है, मोदी जी अमित भाई जो कहेंगे उसे पूरा हमारा समर्थन है। और निश्चित रूप से अभी मैं एक ही बात कहता हूँ, सरकार स्थापित हो जाएगी, अच्छी तरह से हो जाएगी। कोई किसी में हमारे सभी तीनों दलों में समन्वय है। और हमें क्या मिला और इससे ज्यादा हम जनता को क्या देंगे, महाराष्ट्र को क्या देंगे। अभी हमारी जिम्मेदारी बढ़ गई है, क्योंकि महाराष्ट्र की जनता ने हमें भर भर के दिया है। अभी हमें उनका विकास करना है, ये योजनाएं को आगे बढ़ाना है, इसके पीछे हम काम करेंगे। इतने में कहते जो सवाल ये उठ रहे हैं सर, अपोजिशन की तरफ से सवाल ये उठ रहे हैं कि तारीख घोषित हो गई है, स्थल घोषित हो गया है, पर सीएम अभी तक घोषित नहीं किया। अरे भैया, उनकी कल मीटिंग है ना, विधानमंडल पक्ष की उनकी मीटिंग है, उसमें तय हो जाएगा। क्यों चिंता करते हो, 5 तारीख तो हुई है, तो आप चिंता मत करो, सब बराबर हो जाएगा। राज्यामध्ये फेर मतमोजणीची मागणी झाली। अरे ते निवडणूक। चलिए मैं आपको यह भी बता दूं जाते जाते कि अब से कुछ घंटों के बाद महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन होगा, इसकी तस्वीर पूरी तरीके से साफ हो जाएगी। और कुछ घंटों के बाद किस पार्टी के कितने मंत्री होंगे, उन मंत्रियों के पोर्टफोलियो क्या होंगे, उस पर भी मोहर लग जाएगी अगले कुछ घंटों में। तो थोड़ा इंतजार कीजिए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के नाम को लेकर जो सस्पेंस है, उस पर से पर्दा उठने वाला है, और कौन कौन मंत्री बनेगा उस पे से भी पर्दा उठने वाला है। तो ये थी राष्ट्र की आवाज। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।